सुधाकर जी मेरे साथ मौजूद है। सुधाकर जी, जिस बात का जिक्र तपेश जी कह रहे हैं कि हमने 100% हासिल किया है ऑपरेशन सिंदूर का मकसद, लेकिन अभी 100% हासिल करना और बाकी है और यह बहुत लंबे समय तक नहीं खिंच सकता। हमें 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल तक इसमें कुछ ना कुछ एक और बेहतर रिजल्ट देना होगा, पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। देखिए, यहाँ पे हमें एक और चीज जानना पड़ेगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत के इतिहास में एक बहुत ही अलग किस्म का ऑपरेशन है। इसको अभी तक जो ऑपरेशन, जो ट्रेडिशनल ऑपरेशंस जो हम कन्वेंशनल फोर्सेस के नजरिए से देखते हैं, उसके नजरिए से देखना नहीं चाहिए। ये मैं कई चैनल में ऑलरेडी कह चुका हूं। भारत ने इस बार एक बहुत ही अलग कूटनीति का दिया है, मतलब परिचय दिया है। उसको स्ट्रेटेजिक ड्युअलिटी कहते हैं। मतलब स्ट्रेटेजिक ड्युअलिटी का ये मतलब है कि मैं जब चाहे सो जाऊंगा, जब चाहे जग जाऊंगा। जब मुझे गुस्सा आएगा मैं आके एक तमाचा मार के वापस चले जाऊंगा। मैं कब करूंगा तुम्हें पता नहीं होगा, तुम अलर्ट पर रहोगे, मैं अलर्ट पे नहीं रहूंगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। हमेशा हमारा तो ओआरपी और बाकी स्टेट ऑफ अलर्टनेस तो रहता ही है, तो वो तो मैं मिनिमम क्रेडिबल अलर्टनेस तो मैं रखूंगा ही रखूंगा। लेकिन कब मेरा गुस्सा उफान में चढ़ जाएगा और मैं कब क्या करूंगा वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। दैट इज ये समझना बहुत जरूरी है। हमारी ऑपरेशंस अभी बहुत चेंज हो चुके हैं। अभी देखिए, डॉक्ट्रिन में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है और वो ये है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप यहां पे कोई आतंकवादी घटना का अंजाम देते हैं, भाई साहब, अगले मिनट ही मैं आपको टारगेट कर सकता हूं अगर मुझे चाहिए तो। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि मैं ये करूंगा। सुधाकरन जी, क्या मान लिया जाए, जैसे पूरी दुनिया इस बात का जिक्र कर रही है कि पाकिस्तान, दीजिए मैं एक फ्लो में हूं तो आपको थोड़ा ठीक से समझ में आएगा, कर लीजिए। तो ये हमारी डॉक्ट्रिनल चेंज है और इस डॉक्ट्रिन को मेंटेन अगर आपको करना है तो सिंदूर जैसा एक ऑपरेशन परपेचुअली रहेगा विदाउट इन्फ्लिक्टिंग कॉस्ट ऑन आवर साइड, व्हिच मींस आई कैन कॉल इट बैक। व्हाट काइंड ऑफ अ डिटरेंस आई विल मेंटेन वो मेरे ऊपर है। मैं कि किस तरह की मैं पोस्चरिंग मेंटेन करूंगा वो मेरे ऊपर है, वो मैं दुश्मन को नहीं बताऊंगा। लेकिन दुश्मन हमेशा इसमें रहेगा, यार ये कब आके मुझे मार दे मुझे नहीं पता। 10-15 ब्रह्मोस हमेशा तैयार रहेंगे, 10-20 एयरक्राफ्ट हर बेस में तैयार रहेंगे और कब मैं उड़ूंगा कब नहीं करूंगा वो नहीं पता चलेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत अभी एक सुपर पावर बन चुका है। ये 3 दिन जो हैं हमने विश्व में सबको ये बता दिया है कि हमारी ताकत क्या है। सुपर पावर का मतलब होता है कि ताकत हमने दिखा दिया और हम किसी से कम नहीं है। हम वहां पे हैं, टॉप 3 में हैं, इकोनॉमिकली पहुंच चुके हैं वहां पे, परचेसिंग पावर पैरिटी में हम ऑलरेडी वहां पे हैं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं नॉर्मल कैलकुलेशन में, और अभी 6 महीने में हम जर्मनी को भी ओवरटेक करके 3rd पोजीशन में पहुंच जाएंगे। मतलब हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था है और महाशक्ति है। और मिलिटरीली भी हमने ये दिखा दिया कि कल चाइना और यूएस भी डरेगा कि ये इनकी जो स्ट्रेटेजी है, जो टेक्टिक्स है, भले ही टेक्नोलॉजी के मामले में हम थोड़े पीछे हों, बट जो मैन बिहाइंड द मशीन की जो बात है अभी तक जो चला आ रहा है उसमें हम काफी आगे निकल चुके हैं और प्रमाणित हो चुका है। दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी में हमें अभी देखिए, हम अभी कहीं नहीं है वर्ल्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेट अस बी फ्रैंक अबाउट इट। इसको अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम ग्रो नहीं करेंगे। अगर हमने ये सोच लिया कि पाकिस्तान को मार लिया और हमने कुछ बड़ा अचीव कर लिया, जी बिल्कुल नहीं। आप टेक्नोलॉजी में चाइना और यूएस के मुकाबले में बहुत पीछे हैं और एआई जैसे टेक्नोलॉजी तो आपने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। जिस चीज को आप एआई बोलते हो वो एआई दरअसल है ही नहीं। इन चीजों को आप समझिए, और मैंने ये कई प्लेटफॉर्म में ये पहले भी मैं बोलता आ रहा हूं और मैं आज भी बोल रहा हूं, जो आपकी जो वेपन्स हैं वो अभी टेस्ट नहीं हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान आपको टेस्ट कर ही नहीं पाया। 400-500 ड्रोन जरूर आए थे लेकिन पाकिस्तान ने उसको 28 जगह पे बिखेर के रख दिया, तो हमारे लिए थोड़ा एक्चुअली काम आसान हो गया था। क्योंकि मैं एक एयर डिफेंस वाला बंदा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब चीजें। भारत को अभी मतलब आगे की तरफ प्लानिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत अब केवल एक सीट मांगने वाला देश नहीं रहा है, अब हम वो मेज हैं जहां निर्णय लिए जाते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने हमारे सुधाकर पास जी। आए। हम भी एक शक्ति है। तपेश जी, सुधाकर जी का ये कहने का मतलब है कि भारत बहुत आगे जा चुका है और भारत को थोड़ा सा चीजों को व्यवस्थित करने की जरूरत है। अगर वो व्यवस्थित कर लिया जाए तो शायद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक बड़ा संकेत जा सकता है और महाशक्ति के तौर पर तो भारत की उपस्थिति हो ही चुकी है। लेकिन तपेश जी, आपने देखा कि दोपहर में 3:30 बजे बात हो गई थी, 5 बजे तक सीज फायर की घोषणा हो चुकी थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे और संबोधित कर रहे थे उस वक्त, और संबोधन के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन से अटैक किए जा रहे थे। उसके दूसरे दिन भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से अटैक किए जा रहे थे, ड्रोन्स भेजे जा रहे थे। ये पाकिस्तान की हिमाकत देखिए, तब जबकि सीज फायर हो गया था, दोनों तरफ के डीजीएमओ की बातचीत हो चुकी थी। अब सबसे बड़ी बात है कि भारत ने कहा कि आप अगर कोई भी आतंकवादी हमला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करेंगे तो इसे वॉर ऑफ एक्ट माना जाएगा। आपको तपेश जी क्या भरोसा है, क्योंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सेना के पास है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों के पास है, और जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला किया है, उसकी जमीन से आतंकवादी निकले हैं, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की जमीन पर जो सेना है, आईएसआई है और आतंकवादी संगठन है, वो भारत में किसी भी तरह की आतंकवादी घटना नहीं करेंगे? इसकी गारंटी है। और क्या करेंगे तो वाकई फिर युद्ध के आसार दिखाई देंगे? करेंगे, सीधा सीधा जवाब तो ये है, वो डेफिनेटली करेंगे जी। जब भी पुराने जितने भी, चाहे वो बालाकोट हो, उरी हो, उससे पहले भी जो भी हमने छोटे मोटे ऑपरेशंस किए, थोड़े दिन की शांति रहती है, फिर वो उसी पे आ जाते हैं। उसका बैकग्राउंड बताता हूँ वो क्यों करेंगे। जब से हमारे देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान आर्मी के लोग हमारे ही लोग थे और हमारी आर्मी उधर गई तो लड़ने के तरीके, समझने के तरीके सही थे। पाकिस्तान, इंडिया ग्रो करता रहा, पाकिस्तान उतना ग्रो नहीं कर पाया और पाकिस्तान आर्मी बेस्ड नेशन रह गया और कई बार वहां पे आर्मी ने कूप करके सत्ता भी चलाई। आर्मी की, जो पाकिस्तान की आर्मी है ना, वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है इंडियन से मतलब मैं कहूंगा इंडियन आर्मी से ऑब्सेस्ड है, और हर वॉर हारने के बाद वो ज्यादा ऑब्सेस्ड होती चली गई। जब उन्होंने देखा 1971 के बाद और जो उसके बाद भी जो ऑपरेशन हुए छोटे मोटे मेघदूत वगैरह, तो इन्होंने ये मान लिया कि हम पाकिस्तान इंडियन आर्मी से हम सीधे सीधे नहीं जीत सकते। तो उन्होंने दो चीजें अपने यहां जोड़ी जो वो चाहते थे कि हम कैसे जीत सकते हैं। पहला, उन्होंने कोशिश की न्यूक्लियर पावर बनाने की, कि एक तो न्यूक्लियर डिटरेंस हो जाएगा, दूसरा उन्होंने टेररिज्म को अपना आर्मी का एक्सटेंडेड हैंड बना लिया। तो और उसके बाद वो लाइन आई कि इंडिया शुड ब्लीड बाय 1000 कट्स। सो वो टेररिज्म उनकी आर्मी की परमानेंट पॉलिसी है, वो उस पॉलिसी को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हमें उस आर्मी को इतनी बुरी तरह हिट करना पड़ेगा कि वो आर्मी खड़े होके इंडिया को तो छोड़िए, अपनी पॉलिटिकल क्लास के सामने कुछ ना बोल पाए। तो उसके लिए वो इस तरह का एक्शन बहुत जरूरी है, तो ये करेंगे। दूसरी बात मैं आता हूं, ये देखिए डॉक्ट्रिन में चेंज तो हो गया, बट डॉक्ट्रिन को बनाने में और समझने में टाइम लगता है। एक स्टेटमेंट ऐड करने से एक्ट ऑफ टेररिज्म डिफाइन नहीं होता। आज भी इस वर्ल्ड में एक्ट ऑफ टेररिज्म की डेफिनेशंस बहुत ज्यादा हैं, कोई डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है। अब मेरा मानना यह है कि कल को आर्मी वालों पे अटैक हो गया, चाहे हिंदुस्तान बीएसएफ के जवान मार दिए टेररिस्ट ने, या आर्मी कैंपस पे हमला कर दिया जिसमें 2 जवान हो गए, क्या उसको एक्ट ऑफ टेररिज्म माना जाएगा? क्या सिर्फ सिविलियन को मारा जाएगा तब एक्ट ऑफ टेररिज्म होगा? क्या हम 18 लोगों के मरने का वेट करेंगे या एक आदमी को मार देना भी एक्ट ऑफ टेररिज्म होगा? अभी भी 6 आतंकवादी मारे गए श्रीनगर में। उस दिन रात में भी घटना आई थी कि एक बंदे को घायल कर दिया था हमारे संतरी को, गेट पे 4 लोग घुसे थे। अब वो कौन थे? उनके कमांडोज थे, आतंकवादी थे, कौन थे? तो ये एक्ट ऑफ टेररिज्म की जो भाषा है और जो इसकी डेफिनेशन है, इसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करना पड़ेगा। और तभी जब वो मैसेज जाएगा कि ये मेरे लिए एक्ट ऑफ टेररिज्म ये है, उसके बाद ही